आज हम पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटीज़, जिनको नगर निगम कहा जाता है। गांव की लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चलती है, उनको हम उसके बारे में हमने पढ़ा पंचायती राज, ठीक है ना। तो जो शहर होते हैं, शहर में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ या नगर निगम कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको संविधान में क्या इसकी स्थिति है, क्या स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा किस किस तरह की नगर पंचायतें होती हैं आपकी, जो नगर निगम होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, किस किस तरह की होती है, उनका क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम, ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो जो आपका नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। कब? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। जो आपका शहरी लोकल गवर्नमेंट होगी ना, आपका स्टेट पे गवर्नमेंट चल रही है, जिले में जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चलती है, जैसे नगर पालिका होती है हमारी, वो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट देखती है ना, सफाई का काम हो, नालों वालों का काम हो, लाइटिंग का काम हो, तो वो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। उसको नगरीय शासन या आपका क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ठीक। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा 9A, और एक नया आपका शेड्यूल भी जोड़ा, अभी वो बताऊंगा कैसे। एक नया भाग जोड़ा 9A में, और उसका नाम क्या रखा? नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटीज नाम रखा, ठीक है। और इसके उपबंध प्रोविजंस अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक शामिल है। मतलब नगर निगम आपके क्या क्या किस किस तरह के होंगे, इनकी प्रणाली क्या क्या रहेगी, इलेक्शन कैसे होंगे, वगैरह वगैरह, इसकी पूरी डिटेल आपकी किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? 243P से लेकर 243ZC, ठीक है। संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। जब ये आपका संशोधन लाया गया तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई। पहले मैंने कहा था इनिशियली आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जाकर 12 हो गई। तो जो 12वीं जोड़ी गई थी वो 74वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई थी, जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ को रखा गया है और उनके 18 विषयों के बारे में बात किया गया। विषय मतलब इन सब्जेक्ट पे वो रूल करती है, इन सब्जेक्ट पे वो काम करती है, ठीक है ना। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखते हैं हम। जो आपका 1992 का अधिवेशन था ये, इसकी मुख्य बातें क्या थी? इस अधिवेशन के तहत राज्य में 3 स्तरीय नगर पालिकाओं म्यूनसिपैलिटीज़ की संरचना, मतलब 3 स्तरीय होगी, मतलब 3 तरह की आपकी नगर पंचायतें होंगी, नगर पालिकाएं होंगी। किस किस तरह की होंगी देख लो। पहला, नगर पंचायत। अब देखो ऐसा है ना, जैसे आपका कोई शहरी क्षेत्र है, ये डेवलप्ड कंट्री है, मतलब शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और एक गांव वाला क्षेत्र है, ठीक है। गांव में क्या होगा? आपकी नगर पंचायत होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, यहाँ पे आप नगर पंचायत, यहाँ पे पंचायत होगा, यहाँ पर आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी। लेकिन जो इसका बीच का एरिया है ना शहर है ना गाँव है, एक बीच का एरिया होगा ना, ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं जिसको हम। अचानक से शहर शुरू नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे शहर शुरू होना, मतलब शुरू होगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि एक पतली सी लाइन है उसके बाद शहर स्टार्ट हो जा रहा है। एक ट्रांजिशन क्षेत्र होगा जहाँ पर जो ना शहर होगा ना गांव होगा। उस क्षेत्र में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट चलेगी उसको हम नगर पंचायत बोलेंगे। पंचायत है लेकिन ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम वाला नहीं है, वो नगर पंचायत है, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद नगर पालिका परिषद। जैसे हमारे शहर में नगर पालिका है, जैसे छोटे मोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर के लोकल गवर्नमेंट को देखने के लिए आपकी नगर पालिका परिषद बनाई जाती है, या म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारे शहर में पिथौरागढ़ में। उसका नगर पालिका निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इनके लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हम क्या बनाते हैं? बड़े स्तर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। 3 तरह के आपके नगर निगम होंगे। अब इसकी संरचना कैसे होगी, किस किस तरह से बनेगा ये? नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना। हम सीधे इलेक्शन देते हैं, नगर पालिका इलेक्शन होता है तो सीधे चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए नगर पालिका क्षेत्र को वार्ड में बांटा जाएगा। जैसे नगर पालिका तो उसके अंदर भी छोटे छोटे वार्ड होते हैं, बहुत सारे वार्ड्स को मिलके एक आपका नगर पालिका बनती है, ठीक है, सिंपल। राज्य विधानमंडल, जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपकी, जो राज्य विधानमंडल है, नगर पालिका में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करती है। अब ऐसे देखो, कुछ तो हम इलेक्शन करके चूज़ कर रहे हैं नगर पालिका के सदस्य, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनको खाली मनोनीत कर दिया जाता है। मनोनीत माने उनको इलेक्शन लड़ना होता, वो नगर पालिका के आपके काउंसिल के हिस्सा वैसे ही बन जाते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। कौन कौन लोग होते हैं? पहले तो वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जिसने नगर पालिका में काम किया बहुत समय से, उनको अनुभव है, तो उसको हम उसका सदस्य बना देंगे। लेकिन उसको वोट का अधिकार नहीं होगा, मतलब खाली भाग लेगा, बोलेगा वगैरह। जब वोटिंग की बात आएगी तो वहाँ पे वोट नहीं हो पाएगा किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, नहीं कर पाएगा वो। निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्यसभा। अब देखो, कोई लोकसभा का सदस्य है या कोई विधानसभा का सदस्य है, ठीक है, कि ये सदस्य जिनमें, अगर जैसे आपका कहीं की नगर पालिका है,
वो नगर पालिका क्षेत्र किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आता है, तो उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा वो भी आपका नगर पालिका का सदस्य होगा एक तरीके से, ठीक है। आ सकता है, भाषण दे सकता है वगैरह वगैरह जो भी है। सेम चीज़ है राज्यसभा और राज्य विधानसभा परिषद, मतलब जहाँ पर आपकी नगर पालिका आ रही है ना, वो जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ रहा है या वो ऐसे क्षेत्र के अंदर आ रहा है जहाँ से एक राज्यसभा का मेंबर चुन के गया है, तो जो व्यक्ति चुन कर गया ना वो इस नगर पालिका क्षेत्र का आपका हिस्सा बन जाएगा एक तरीके से, ठीक। पदों का आरक्षण, आप देखो इसमें रिजर्वेशन कैसे मिलता है। अब जो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आपकी महिलाएं हैं उनको भी 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब अगर टोटल आपकी नगर पालिका में सीट्स आपकी 100 है तो उसमें से 33 आपकी क्या होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है ना, 33%। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग से 33% जनरल महिलाएं होंगी, टोटल महिलाएं SC ST जनरल सब कुछ मिला के 33% या 1/3 महिलाएं होनी चाहिए आपकी सदस्य, ठीक है। उसका जो नगर पालिकाओं का कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 5 साल रहेगा। लेकिन ये 2 तरीके से 5 साल से कम में भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब 2 तरीके से नहीं, एक तरीके से या तो ऐसा होगा कि पूरा 5 साल एक बार नगर पालिका के इलेक्शन में और 5 साल पूरे चली सरकार इनकी नगर पालिका में, ठीक है। नगर पालिका में पूरी 5 साल चली, या 5 साल से पहले ही किसी कारणवश आपका जो है नगर पालिका को हमने डिसॉल्व करना पड़ा, उसको भंग करना पड़ा। 2 केस हो सकते हैं ना, एक तो 5 साल अगर पूरे हो रहे हैं, पूरा काम कर रही है, तो 5 साल खत्म होने से पहले ही इलेक्शन कराने आपको, जिससे कि क्या होगा, जैसे 5 साल खत्म होंगे जो नए सदस्य चुनकर आए फिर वो नगर पालिका चलाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल खत्म हो गए उसके बाद हम इलेक्शन करा रहे हैं, उन 5 साल खत्म होने से पहले ही हमको इलेक्शन कराने होंगे नगर पालिका की, ठीक है। उसके अलावा अगर 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है कुछ कारणवश, ठीक है, तो जिस दिन ये खत्म होती है उस दिन से 6 महीने बाद तक, 6 महीने का समय होता है, उस 6 महीने के अंदर हमको इलेक्शन कराने होते हैं आपके नगर पालिका के, नई नगर पालिका आएगी करके उसके लिए, ठीक है। अब इसको डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरताएं कहते हैं इसको, ठीक है, निर्हरताएं लिख सकते हो हिंदी में। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। अब जो हमारा राज्य विधानसभा है, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, वो जैसे जैसे नियम बनाएगा कि अगर ये ऐसा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर ऐसा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उन नियमों के आधार पर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को आपका नगर पालिका परिषद से, ठीक है। लेकिन हम इस बात पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते वो 25 साल से कम है, अगर राज्य विधानसभा रूल भी बना दे। अगर वो 21 साल का है, 25 साल से कम भी है, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, अगर इवन आपका जो है राज्य विधानसभा रूल बना दे इस पर, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, अब जैसे जो आपके नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसको कौन कंडक्ट करवाएगा, उसको राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो आपके इलेक्शन करवाएगा इसके, ठीक है। उसके बाद जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। मैंने जब आपका पंचायती राज पढ़ाया था, मैंने कहा था एक फाइनेंस कमीशन बनता है पंचायतों के लिए, जो पंचायतों का आपका वित्त देखता है कि इनको कितना पैसा जा रहा है, इनका कहाँ खर्च हो रहा है, कितना और पैसा देना चाहिए इनको, वगैरह वगैरह चीज़ें देखता है। तो वही जो वित्त आयोग है वही आपका म्यूनसिपैलिटीज़ का भी आपका देख रेख करेगा। हर 5 साल में इस पूरे वित्त आयोग जो म्यूनसिपैलिटी से नगर पालिकाओं का खर्चा वगैरह वगैरह उनका एक ब्यूरो बना के, एक मतलब पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के राज्यपाल को सौंपेगा हर 5 वर्ष में, ठीक है। और उस पर फिर डिसाइड होगा कि इनको कितनी और फाइनेंशियल चीज़ें देनी चाहिए हमें, जिससे कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकें वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद शहरी शासनों के प्रकार। अब जो शहरी शासन हमारे, देखो एक तो मैंने नगर पालिका बेसिक रूप से बताया कि नगर पालिका होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे जो शहरी क्षेत्र हैं, शहर के अंदर भी, ठीक है ना, शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने बोला एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, वहाँ पर आपका कुछ और कहलाएगा, गांव में ग्राम पंचायत कहलाएगा, शहर में आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहलाएगा। लेकिन जो शहर के अंदर ही है वहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, हमारे इंडिया में। तो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। पहला आपका नगर निगम आएगा, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नगर निगम मतलब बड़े शहरों में हो रहा है, ठीक है, जैसे दिल्ली मुंबई। उसका नगर पालिका आ गई, जैसे हमारे शहर में छोटे शहरों में। उसके बाद आपका अधिसूचित क्षेत्र समिति आ गई, ये भी बताऊंगा क्या है। उसके बाद आपका नगरीय क्षेत्र समिति आ गई, टाउन एरिया कमेटी कहते हैं इसको हम। उसका बाद छावनी बोर्ड, जो कंटोनमेंट एरिया होते हैं ना, जो आपके जैसे आपने भीड़वड्डा में देखा होगा जो कंटेनमेंट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आर्मी वाले थोड़े रहते हैं, वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ भी तो रहती हैं, तो उनके भी तो कुछ रोज़मर्रा की परेशानियाँ होती होंगी, ठीक है ना। जो जैसा आपका जो काम नगर पालिका का आपका शहर में होता है, वही काम आपका उस कंटोनमेंट एरिया के अंदर नगर पालिका नहीं करती है, उसके लिए अलग से बोर्ड होता है, उसको हम छावनी बोर्ड कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। टाउनशिप हो गया, ये क्या बताऊंगा अभी। बंदरगाह न्याय हो गया, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, और आपका विशेष उद्देश्य एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो 7 तरीके के आपके शासन होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट होती है शहरों में, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो देखो पहला क्या, नगर निगम, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसका घर तोड़ दिया, मुंबई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये कर दिया, तो मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर है, नगर निगम या नगर निगम कहें या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहें, का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर तथा अन्य शहरों के लिए किया जाता है। जो बड़े शहर है उनका लोकल गवर्नमेंट देखने के लिए आपका क्या है,
इन नगर निगमों का आपका गठन किया जाता है। ठीक है, नगर निगम क्या है, एक सिंपल सी बात है, जैसे हम नगर पालिका देखते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो मिलकर इस जो नगर पालिका क्षेत्र है इसके अंदर काम करते हैं। वैसे ही नगर निगम भी है, म्यूनसिपैलिटीज़ भी है, लेकिन इनका एरिया बड़ा हो जाता है, बड़े शहरों में काम करते हैं। सेम तरीके से इलेक्शन होगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक, आप देखो नगर निगम के 3 हिस्से होते हैं। जब मैं नगर निगम बोलूँगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एक परिषद होगी, द काउंसिल, कुछ लोग चुनकर आए, उनके ग्रुप होगा ना, उसको परिषद बोल दिया। एक स्थायी समिति होगी, इसमें भी कुछ लोग होंगे, स्टैंडिंग कमेटी बोलेंगे इसको हम। एक आयुक्त होगा, एक कमिश्नर होगा, उसका म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं ना, एक कमिश्नर होगा। ये 3 मतलब हिस्से होंगे। जब मैं आपसे बोलता हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसका मतलब है ये तीनों। ठीक, उसका देखो जो परिषद है, जो आपका द काउंसिल लिखा है मैंने, जो परिषद है उसका मुखिया मेयर होगा। तभी तो मेयर के इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, हमारे यहाँ नहीं होते मेयर के इलेक्शन। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, क्योंकि हम नगर पालिका के अंदर है, हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है तो किसका इलेक्शन होता है, मेयर का इलेक्शन होता है। ठीक है ना, इनका चुनाव 1 साल के लिए होता है, फिर वो रिन्यू हो सकता है हर साल। 1 साल किया फिर रिन्यू कर दिया, 1 साल और हो गया फिर रिन्यू कर दिया, ऐसे करके। ठीक है, नगर निगम आयुक्त, द म्यूनसिपल कमिश्नर परिषद और स्थायी समिति द्वारा। अब देखो मैंने परिषद बोला और एक स्थायी समिति बोला, ये कुछ डिसीजन लेंगे ना कि ऐसा ऐसा करना है, यही करना है। ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको मतलब ज़मीनी स्तर पर लागू कौन करेगा, या उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो होगी आपके नगर निगम आयुक्त, जो आपका द म्यूनसिपल कमिश्नर होगा। मैंने बोला तीसरा आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटीज़ आपका नियम बना रही है, जो भी काम सजेस्ट कर रही है उसको ग्राउंड लेवल पर लागू करना है, शुरू करना, उसको बोलेंगे, उसका किसका काम है, कमिश्नर का काम है। और नॉर्मली ये एक IAS ऑफिसर लेवल का बंदा होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। इसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब ये कार्य करवा रहा है ना, मुख्य है, इसलिए इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहेंगे हम। ठीक, अब देखो नगर पालिका, जैसे हमारे शहर में पिथौरागढ़ में नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। ठीक है, हमारा उतना बड़ा शहर नहीं है। नगर पालिका के 3 हिस्से होते हैं, जैसे आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थे, सेम। एक परिषद होगी काउंसिल, दूसरी स्थायी समिति होगी स्टैंडिंग कमेटी, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ भी होगा, जो एग्जीक्यूट करेगा ज़मीनी स्तर पर। ठीक है, अब देखो जो परिषद का अध्यक्ष था, वहाँ पर जो काउंसिल का हेड था उसको मेयर बोला था, हमने बोला था उसका चुनाव होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम अध्यक्ष बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। जो नगर पालिका उसका अध्यक्ष कहलाएगा, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहलाएगा। उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो कौन नियुक्त करेगा, आपका राज्य सरकार नियुक्त करेगी। यह अधिकारी नगर पालिका के दैनिक प्रशासन के जिम्मेदार होता है। जो मतलब नगर पालिका का डेली रूटीन होता है, डेली काम होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब देखो ये दोनों चीज़ें होगी। उसका तीसरा आता है आपका अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी। क्या नोटिफाई किया है, नोटिफाई किया कि भैया ये कमेटी बन रही है। ठीक है ना, ये हमेशा नहीं बनेगी, कभी कभी बनेगी नोटिफाई। अब देखो इसका मतलब क्या है, अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन 2 प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया जाता है। अब देखो मैंने कहा ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं कि छोटे क्षेत्र उनके प्रशासन के लिए कुछ समितियां बना रहे हैं, कुछ लोगों ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है ना, एक तरीके से लेमेंस लैंग्वेज में समझाऊँ तो किन किन क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचित क्षेत्र समिति या नोटिफाइड एरिया कमेटी बनेगी। देखो औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा और वह कस्बा जिसे, अब देखो एक कस्बा है वो विकासशील है काफ़ी, मतलब डेवलपमेंट बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही हैं, अभी लगी नहीं है। ठीक है, लग रही हैं, और लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन वो अभी तक क्या है, आपका म्यूनसिपैलिटी या नगर पालिका बनने के लायक नहीं है, मतलब उसके मापदंडों को वो फुलफिल नहीं करता अभी तक, जो एक नगर पालिका बनने के लिए होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये नोटिफाइड एरिया कमेटी। यहाँ पर एक नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाएंगे जो उस एरिया का आपका प्रशासन देखेगी। काम उसका सेम होगा, नगर पालिका का जैसा ही होगा, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो नगर पालिका बनने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर हमने क्या बना दिया, नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी। ठीक है, सिंपल। अगला आता है नगर क्षेत्रीय समिति, टाउन एरिया कमेटी। अब देखो नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित की जाती है। इसे सीमित सेवाएं जैसे, अब देखो नगर जो आपका टाउन एरिया कमेटी है, इसको अब छोटे कस्बे कह सकते हैं, जहाँ पर नगर पालिका उससे भी छोटे कस्बे उनके प्रशासन के लिए बनाया जाता है। इसको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसको जैसे आपका जल निकासी नहीं हो रही है, सड़कों का मार्ग में आपका लाइट नहीं लग रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। ये भी कमेटी है, छोटे कस्बों में बनेगी। ठीक, लेकिन इसको काम क्या देंगे, छोटी देंगे, नगर पालिका से कम काम करेगी, छोटे काम करेगी। ठीक, छावनी परिषद, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कंटोनमेंट एरिया बोर्ड होते हैं ना, जैसे आर्मी वाले के क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, अब वहाँ पे सिर्फ आर्मी वाले तो रह नहीं रहे, पॉपुलेशन भी रह रही है उनकी, तो उन लोगों की भी तो कुछ रोज़मर्रा की परेशानियाँ होती हैं। जैसे नगर पालिका क्या करता है, झाड़ू लगवा रहा है, हमारी रोज़मर्रा की परेशानी है ना, झाड़ू लगा तो गंदगी हो जाएगी, नालियाँ साफ करवा रहे हैं वगैरह, नगर पालिका का जिम्मा है। तो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर कौन करेगा, ये नगर पालिका तो जाएगी नहीं, वहाँ पर एक उनका अलग से बोर्ड होगा जिसका एक काम होगा, जिसको हम छावनी परिषद या कैंटोनमेंट जोन बोर्ड कहते हैं, सॉरी। ठीक है,
छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक, इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंध के तहत गठित किया गया है। जो आपका 2006 का आपका छावनी बोर्ड जो अधिनियम था 2006 का, उसके तहत इसको बनाया गया। मतलब ठीक, यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारे, उसके अंदर ही ये काम करता है। ठीक है ना, उसके कंट्रोल में होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। वर्तमान में देश में लगभग 62 छावनी बोर्ड है लगभग पूरे इंडिया में। ठीक है, अभी अब देखो जो छावनी बोर्ड का वर्गीकरण, मतलब किस किस तरह के किस लेवल के होते हैं, एक तरह के लेवल कहते हैं इसको। ठीक है ना, कोटि एक कैटेगरी कहेंगे, फर्स्ट कैटेगरी का छावनी बोर्ड है, सेकंड कैटेगरी का है, थर्ड कैटेगरी का है, फोर्थ कैटेगरी का छावनी बोर्ड है। कैसे डिसाइड करेंगे हम? वो डिसाइड करेंगे हम पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो छावनी बोर्ड है कितने पॉपुलेशन पर बना हुआ है, उसके आधार पर इसकी कैटेगरी डिसाइड होगी। ठीक है, देखो फर्स्ट कैटेगरी का 50,000 से ऊपर की अगर जनसंख्या उस कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, तो वहाँ पर जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैटेगरी कैंटोनमेंट बोर्ड या फर्स्ट कोटि का कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, अगर उसकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच है, सेकंड कैटेगरी हो गया। 2500 से 10,000 के बीच है, थर्ड कैटेगरी हो गया। 2500 से कम है, फोर्थ कैटेगरी कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया। अभी तक टोटल 62 है। छावनी परिषद में जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, ये आंशिक रूप से निर्वाचित, इसमें कुछ, अब ये आपका परिषद है तो इसमें कुछ लोग होंगे ना, वही तो प्रशासन चला रहे होंगे। तो कुछ लोग इसमें इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका निर्वाचन होता है। कुछ लोग इसमें मनोनीत होते हैं, उनका नॉमिनेशन होता है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो आपके नॉमिनेट होंगे, जो आपके निर्वाचित होंगे, ठीक है, वो 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए, जबकि जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, जो मनोनीत माने नॉमिनेटेड, निर्वाचित माने जो आपके इलेक्टेड होंगे, वो 3 वर्ष के लिए होंगे। जो मनोनीत होंगे वो तब तक रहेंगे जब तक वो ऑफिस में है। ऑफिस में मतलब जैसे जो कैंटोनमेंट बोर्ड का हेड होता है ना, वो कौन होता है? आपका जो सेना अधिकारी होता है, जो उस कैंटोनमेंट बोर्ड को आपका कमांड कर रहा होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, उसका एक कमांडर होगा ना, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, कमांडर होगा। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, जो स्टेशन को कमांड कर रहा होगा, वो उस कैंटोनमेंट बोर्ड का हेड होगा। तो उस कैंटोनमेंट बोर्ड का हेड तब तक रहेगा जब तक उसकी पोस्टिंग वहाँ पर है। उसका कोई समय सीमा नहीं है कि वो 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल भी रह सकता है, तो वो रहेगा। ठीक है, छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगर पालिका के समान होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड ने कुछ डिसीजन लेके ऐसा काम होना चाहिए, वो वगैरह वगैरह होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, जिसकी नियुक्ति, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगला आता है हमारा नगरीय क्षेत्र, जो टाउनशिप है। अब नगरीय क्षेत्र क्या है? इस तरह का शहरी प्रशासन वृहत सार्वजनिक उपक्रमों, जैसे कोई लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेज है ना, जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेज हैं, हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने इंटरप्राइजेज में, अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को रहने के लिए क्वार्टर्स बनाते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी फैमिलीज़ को रहने के लिए वो क्वार्टर्स बनाएंगे। तो जहाँ पर वो क्वार्टर्स है, वहाँ पर नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज़ का काम नहीं होगा। फिर वो भी अलग हो गया ना, कि तरह कैंटोनमेंट जोन हो गया, वो आपका इंडस्ट्रीज़ का हो गया। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लोग रह रहे हैं, तो उन्हीं के अंदर एक नगरीय क्षेत्र टाउनशिप बनाई जाती है। टाउनशिप के अंदर भी एक बोर्ड बनेगा, एक काउंसिल बनेगी, जो वहाँ का नगर पालिका का काम करेगी। ठीक है ना, द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बसी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। सिंपल। ठीक है, अगला आता है बंदरगाह न्याय या पोर्ट ट्रस्ट। अब पोर्ट ट्रस्ट क्या है? जहाँ पर आपका पोर्ट है, जहाँ पर आपका बंदरगाह है ना, उसकी देखरेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, वहाँ पर नागरिकों को सुविधा प्राप्त करने के लिए ये पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। ये भी लोगों का ग्रुप होगा, ट्रस्ट होगा, जो वहाँ पर आपका बंदरगाह के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें, नगर पालिका का काम जो यहाँ पे कर रही है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर करेगी। ठीक है, लास्ट आता है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण, विशेष उद्देश्य हेतु। ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। अब स्पेशल पर्पस बने, कुछ हमको स्पेशल काम करवाना है, माना कि हमने कुछ स्पेशल काम करवाना है, रोड बनवानी है, हमने कहा ये एजेंसी ये काम नगर पालिका नहीं करेगी, ये एजेंसी करेगी जो हम बना रहे हैं। तो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई ना हमने, सिर्फ रोड बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस एजेंसी। राज्य ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिक्रमणों का गठन किया है, जो नगर निगम या नगर पालिका से ही संबंधित होते हैं, मतलब उन्हीं का काम देखने की तरीके से। ठीक है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उसको स्पेशल पर्पस यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया है, बट इसको रिवाइज करते रहो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।